हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, पार्ट 1 जिसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज में कवर किए गए हैं, है ना। तो वो देखते हैं यहाँ पर। चलो शुरू करें। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वो पहला सवाल है, अ लॉन्ग वायर विथ अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and carries a current of 10 ampere along the x-axis। ठीक है, एक लॉन्ग वायर है जिसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट, जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, वो कहां पर रखा हुआ है? ओरिजिन पर, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर along x-axis। ठीक है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the magnetic field due to the element on the y-axis at a distance of 0.5 meter from it। तो उस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, उस करंट एलिमेंट की वजह से y एक्सिस पे एक पॉइंट है 0.5 सेंटीमीटर के दूरी पे, वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो अपन को बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका है y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पर है वो करंट एलिमेंट, ये है करंट एलिमेंट जिसमें करंट का फ्लो कितना है? 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये है आपका y एक्सिस, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर 0.5 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है, ये 0.5 मीटर है। ठीक है, 0.5 मीटर। इस पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो 0.5 है ना, इसको R मान लो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज, ठीक है, देखो यहां पर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो ऐसा मैं लिख देता हूं, बाय बायोट-सेवर्ट लॉ देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर वो होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई एज इट इज। ओके, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहां पर? 10 एम्पियर। और dl का मतलब लेंथ ऑफ द स्मॉल करंट एलिमेंट, तो इसका लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, इसको 10 की पावर -2 से इंटू करोगे, और साइन थीटा यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। देखो डीएल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, मतलब डीएल का डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग होगा और आर वेक्टर वाई के अलॉन्ग है, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो स्पेस की कमी है यहां पर, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं साइन 90। ठीक, चलो अपॉन में क्या चल रहा है? आर का स्क्वायर, आर कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका कैंसल आउट, 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -1 अपॉन 0.25। ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो
तो आप देखो यहां पर आप डेसिमल हटाओगे तो इंटू 100 लिख सकते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा। तो आप बताओ ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, मतलब इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है इस पॉइंट पर, तो इस बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म जो होता है ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, ये होता है। तो इसके लिए डायरेक्शन के लिए आपको DL और R का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो DL देखो, DL, ये DL क्रॉस R, तो DL क्रॉस R मतलब डायरेक्शन कहां हुआ? बाहर की तरफ, है कि नहीं? कहां हुआ डायरेक्शन? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये देखो DL मतलब x के लॉन्ग, और वहां से y की तरफ अपने फिंगर्स को मूव करो, तो आपका थंब जा रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर आप यहीं पर बोल दोगे डायरेक्शन इज, यहीं पर बोल दो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ B at P is outward। आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो? दो पैरेलल वायर्स हैं P और Q। ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हैं P एंड Q प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1 इक्वल टू 5 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। देखो ध्यान से, ये आपका एक वायर है जिसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है। ये जो क्रॉस दिया है ना, क्रॉस, इसका मतलब होता है कि वायर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसमें करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ करंट है। और कितना करंट है? I1 इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक, वहीं पर ये भी आपका एक वायर है इनटू द प्लेन, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वायर, और यहां पर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड करंट। ठीक है, चलो ये कितना करंट है? I2 की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है ना। अच्छा, तो ये देखो, ये भी आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन वायर, ये भी आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन वायर, तो दोनों वायर पैरेलल नहीं हुए क्या? हुए पैरेलल। तो वही बोल रहा है कि वायर P और Q जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब वो सवाल क्या पूछता है, देखो ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हमें उस PQ पर एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो? 0 हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनके बीच में, इन वायर के बीच में देखूं, क्या कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? देखते हैं। अगर मान लो रैंडम कोई ये वाला पॉइंट लेते हैं, आप बताओ इस पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो, अपने थंब को करंट के अलोंग लेके जाओ। मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं, जिसमें आपका थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर का जो कर्वेचर है
वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट अंदर की तरफ है तो अपने थंब को अंदर ले जाओ और यहां पर देखो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां है डाउनवर्ड। ये वायर 1 है, इसको मैंने B1 बोल दिया, ठीक। अब देखो इसकी वजह से, देखो यहां पर इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो डॉट करंट है, डॉट करंट का मतलब आउटवर्ड करंट, तो अपने थंब को आउटवर्ड रखो और यहां देखो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, ठीक। तो आप बताओ ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं ना। यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड हो जाएगा, ऐड करके मिलेगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्योंकि उन दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच में कहीं पर भी नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा मैग्नेटिक फील्ड नेट, जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और कैंसिल आउट करने के लिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देना, बेटर रहेगा, सिंस इन बिटवीन द वायर्स द मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक, ऐसा बोलो, द मैग्नेटिक फील्ड due to two wires are in same direction, therefore net magnetic field cannot be zero, है ना, कैनॉट बी जीरो। तो अब देखते हैं इनके बीच में तो हो नहीं पाएगा, अब इनके राइट में हो सकता है एक्सट्रीम, या इनके लेफ्ट में हो सकता है ना। तो देखते हैं यहां पर, सुनो मेरी बात को, आप बताओ इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है ना, थोड़ा दिमाग लगाना। अब बताओ जितने ज्यादा दूरी पे जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अब बताओ जरा सोचो, अगर हम इस तरफ कोई पॉइंट लें, यहां पर कहीं पॉइंट लें, तो ये वाला वायर में वैसी करंट कम है और तुम डिस्टेंस भी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर और कम हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इससे ज्यादा ही होगा। नो डाउट कि इसके इधर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ, लेकिन इसके लेफ्ट में इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये ताकतवर है करंट के मामले में, ठीक है, और दूरी भी तुमने इसके पास में कर दी है इसके मुकाबले, मतलब इसके लेफ्ट में तो आपका नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो हमेशा नेट फील्ड जीरो कहां होता है, छोटे वाले के पास में, मतलब जिसमें कम करंट फ्लो कर रहा है उसके पास में, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं R, ठीक है, जिसकी दूरी ऑलरेडी यहां पर गिवन है x। तो मान लेते हैं कि लेट एट पॉइंट R द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर बोल देते हैं लेट एट पॉइंट R net magnetic field is zero। अब देखो इस पॉइंट पर इसके कारण कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड B2, और इसके कारण क्या होगा यहां पर इधर राइट में डाउनवर्ड, तो यहां पर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण B1, और दोनों का नेट जीरो कब होगा, जब B2 और B1 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखो यहां पर
फॉर बी नेट टू बी 0, B1 शुड बी इक्वल टू B2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये दोनों लॉन्ग वायर्स हैं और लॉन्ग वायर्स के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट। तो B1 है तो करंट कौन सा होगा, I1 अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स का सॉरी 6 प्लस एक्स ओनली। ओके, अब देखो यहां पर इक्वल टू B2 मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पर, तो सेम फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू I2 अपॉन ये डिस्टेंस तो x ही है ना सिर्फ। ठीक, तो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, I1 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब कहां पर करें, चलो यही कर लेते हैं। अब देखो यहां पर I1 कितना है 5 एम्पियर, 5 अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू I2 कितना 2, 2 अपॉन एक्स, तो ये देखो 5x इक्वल टू 12 प्लस 2x, 5x माइनस 2x 3x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन 3 4। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर के दूरी पर, कहां से, वायर 2 से। ठीक है, इन द राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सवाल क्या है, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर्स, ठीक है, आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दे कैरी करेंट्स I1 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये रहा आपका, ये देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहां पर। ठीक है, इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर और इसमें करंट कितना है आपका 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक है, ओके, अब अपन को क्या बताना है यहां पर, देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। अपन को बताना है कि पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और उसका डायरेक्शन कितना होगा, पहले वो निकाल लें। चलो आओ देखो ध्यान से, ए पार्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट का। अब आप देखो यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 4 सेंटीमीटर के दूरी पे निकालना है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं पहले ऐसा लिख देता हूं, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाय R, ये होता है। ठीक है, चलो तो अब देखो मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू वायर 1। ठीक है, ड्यू टू वायर 1 मैं मान लेता हूं ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। ठीक है, चलो अब बताओ इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसको मैंने B1 बोल दिया। ठीक है, तो अब B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर,
अपॉन आर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब बताओ म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई। ये देखो ये कैंसिल हो चुका, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर B1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 4 पाई कैंसिल, तो 10 की पावर -5 टेस्ला ना, ये हो जाएगा B1। अब देख लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो अपने थंब को करंट के लॉन्ग करो, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्लियर नाउ, अब देखो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ड्यू टू वायर 2, ड्यू टू वायर 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, तो ये B2 मान लिया मैंने, तो ये क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके बाद 2 इंटू आई कितना है इसका 1.5, और डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे देखो 2 इंटू 1.5 3 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, और जब यहां रखोगे ना 4 पाई 10 की पावर -7, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -7 बचेगा। ठीक है, और ये ऊपर गया 10 की पावर 2, मतलब सेम वैल्यू आएगी 10 की पावर -5 टेस्ला। क्लियर? ठीक है, तो अब बताओ और इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो आपका करंट इस तरफ है, इस तरफ करंट है, बिलो द वायर निकालना है, बिलो द वायर, इसके लिए बिलो है ना ये पॉइंट, तो अंदर की तरफ ही है ना, मतलब इसका भी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। ठीक, तो आप बताओ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों को ऐड करने से मिलेगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, सेम डायरेक्शन है, तो ऐड होना पड़ेगा, और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा B1 प्लस B2, और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसीलिए ट्वाइस हो जाएगा ना उसका, इतना होगा, और दोनों अंदर की तरफ हैं तो जो नेट आएगा वो भी अंदर की तरफ होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, मतलब इनटू द प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। क्लियर? ये होगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या होगा। देखो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन वन ऑफ द वायर्स, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी। ठीक है, तो आप बताओ अगर मान लो इसका करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है, वायर 2 में मान लो करंट का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड लेफ्ट, तो अब बताओ वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। तो देखो इसका तो वैसा का वैसा है इनवर्ड, लेकिन इसका अगर तुम ऐसे कर दोगे इस तरफ तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना, आउटवर्ड। मतलब ये कि अगर किसी एक वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो पॉइंट P पर दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे एंड ऑफ सेम वैल्यू, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकम जीरो ना। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो सेकेंड पार्ट में हम ये कहेंगे इफ डायरेक्शन ऑफ current in one of the wire is reverse, then
देन क्या हो जाएगा आपका ऐसा रिवर्स। तो एक काम करते हैं, रिवर्स से इन वायर 2, ठीक है। देन एट पॉइंट P magnetic field due to both wires are in opposite direction and since it is of equal magnitude, therefore net magnetic field at point P become 0। क्लियर? ये चीज है ना। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है सवाल में, अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस नियरली 20 सेंटीमीटर ईच लाई इन द XY प्लेन, है ना। ये सर्कुलर कॉइल जो है ना, जिसमें कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, वो कहां पर लाई कर रहा है, XY प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, उस सर्कुलर कॉइल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0,20√3 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट है z एक्सिस पर, क्योंकि उसका x और y 0 है, ठीक है। When this coil carries a current of 2/π एम्पियर, उस कॉइल में करंट कितना है, 2/π एम्पियर करंट है, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो ध्यान से, मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। अब जो आपका प्लेन है ना, ठीक है, यह काम करो, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा कॉइल है, ये XY प्लेन पे, XY प्लेन पे है ना, XY प्लेन पे है ये आपका, ठीक है। ये वाला, ये लूप है, ये XY प्लेन है, ये Y और ये X, तो ये XY प्लेन पे है, और ये Z एक्सिस उसका क्या है, एक्सिस है। तो ये देखो, उस सर्कुलर कॉइल का जो सेंटर है ना, वो ओरिजिन पे है। अब कहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर, तो ये वाला पॉइंट होगा मान लो, जो कि यहां से कितना होगा, 20√3 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ, बेसिकली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस ऑफ कॉइल ना, ठीक है। तो आप बताओ, एक काम करो, इसको अगर हम लोग ऐसा माने, फॉर्मूला जो होता है, रेडियस जो है इसका वो a मान लो, और कितने दूरी पे निकालना है, r दूरी पे। तो फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस, है ना, ये कितना होता है, इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A² अपॉन 2 इंटू A² प्लस R² होल पावर 3/2। ये R क्या है, जितने दूरी पे निकालना है अपन को, है ना, सेंटर से, ठीक है। और A क्या है यहां पर, रेडियस, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम ये बताओ, म्यू नॉट की वैल्यू
4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 100। करंट कितना 2 बाय पाई, तो 2 बाय पाई, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 20 इंटू, अच्छा 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का डिवाइड करना होगा, तो ये 0.2√3 होगा, 0.2√3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.2√3 का स्क्वायर ना, होगा ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इसका होल पावर क्या चल रहा है 3/2। चलो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहां पर ये पाई तो नहीं पड़ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं कहां पर लिखूं, चलो आओ नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं इसको, है ना। तो एक काम करो 4 इंटू ये कितना आएगा 4 इंटू 0.04 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 100, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 100 इंटू 0.04 अपॉन में, है ना। देखो क्या है आपका यहां पर, मैंने सही लिखा 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 100 इंटू 0.04, ठीक है। अपॉन में 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2√3 का स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू √3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। चलो अब देखो क्या आएगा यहां पर, देखना 100 इंटू करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 10 की पावर -7 होल अपॉन, आप बताओ 0.2 का स्क्वायर यहां भी है, 0.2 का स्क्वायर यहां भी है, तो 0.2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस √3 का स्क्वायर बचेगा 3 हो जाएगा, और ये पूरे का क्या चल रहा है पावर 3/2, ठीक है। अब देखो 16 इंटू 10 की पावर -7 होल अपॉन, अब बताना 0.2 का स्क्वायर, ये देखो 0.2 का स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, ये होल पावर 3/2। अब जरा इस पावर को सॉल्व करना है अपन को, है ना। देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखना 16 इंटू 10 की पावर -7। अब बताओ जब इसका पावर 3/2 करोगे 2 और 2 कैंसिल, तो 0.2 का क्यूब होगा ना, ठीक है। तो 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, बताओ 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। और उसका पावर जो है, सॉरी जो पॉइंट आएगा वो 3 डिजिट पीछे आएगा, तो आप बताओ 0.008 होगा ना ये। फिर 4 का पहले रूट करो तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना 8, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखना, ये आपका 8 कैंसिल 2, ये कैंसिल 0.004। अब बताओ देख के 10 की पावर -7 अपॉन ये होगा 4 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 1/4 होता है 0.25, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो इसको पॉइंट को इधर करो तो आंसर आ गया B इक्वल टू 2.5 10 की पावर -5 टेस्ला। इतना आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन 1 मिनट रुकें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से।
द करंट लूप PQRSTP formed by two circular segments of radii R1 and R2 carries a current of I ampere. Find the magnetic field at the common center O. What will be the field if angle alpha is equal to 90 degree? ठीक है, अभी देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखना, यहां पर आपको दिख रहा होगा दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, दो सर्कुलर सेगमेंट्स हैं। ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, इसका रेडियस है R1 और ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, इसका रेडियस है R2। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल अल्फा है ना, ठीक है। अब देखो मुझे यहां पर इस पॉइंट O पर, विच इज अ कॉमन सेंटर फॉर बोथ द सर्कुलर आर्क्स, देखो इसके लिए भी यही सेंटर है और इसके लिए भी यही सेंटर है ना। अब देखना ध्यान से, देखो इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है ना, इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट सेगमेंट होता है ना कैरिंग करंट, तो उसके अलोंग जो पॉइंट्स होंगे ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट O है वो इसके अलोंग है, इसके भी अलोंग है, तो ये स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहां पर सर्कुलर पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो सुनो, मैं काम कर रहा हूं, इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालता हूं मैं। तो उसके लिए, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट है ये, ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो वो क्या होता है, सुनो ध्यान से, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क at center is given by B is equal to mu naught upon 4 pi, ठीक है, into what, नंबर ऑफ टर्न्स n, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है तो रहने दो, ठीक है, I into I upon R इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये थीटा क्या होगा कि उस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे। ठीक है, अब ये बताओ, अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो ये थीटा कितना होगा, 2 पाई, है ना। तो अगर ये 2 पाई होगा तो 2 पाई कैंसिल होगा, तो यहां पर 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाय आर, जो कि आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो। ठीक, चलो तो अभी यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये बताओ, ये वाला जो सर्कुलर आर्क है उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, इतना एंगल बनाया है ना उसने, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, होगा ऐसा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैं कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पीटीएस, तो ये देखो, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पीटीएस कितना होगा, इसको मैं बोल देता हूं B1 बोल देता हूं। ठीक है, B1 इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई तो आई है इसमें, और रेडियस कितना है इसका, R1, इंटू थीटा कितना होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, होगा ऐसा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। आओ, अब देखो, इसमें आप अपने फिंगर्स का कर्वेचर करंट के अलॉन्ग मूव कराओ, ऐसा है ना करंट, ऐसा,
तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब क्रॉस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो मैं बोल देता हूं, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क पी क्यू आर एस, ठीक है, या सिंपल क्यू आर, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा आपका B2 मान लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू आई अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है R2 इनटू थीटा। और अब बताओ इस वाले आर्क ने कितना एंगल बनाया है, यहां पर अल्फा एंगल बनाया है, तो ये अल्फा होगा, ठीक। अब इसका भी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, आओ। करंट ऐसे है, ऐसे ऐसे, मतलब सेंटर पे इनवर्ड ही होगा, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस फॉर्म में होगा। तो आप बताओ दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सिंपल ऐड होके मिल जाएगा ना अपन को, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं, ठीक है। आओ निकालते हैं, देखो ध्यान से। Therefore, net magnetic field is equal to B1 plus B2। अब बताओ B1 कितना था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R1 इंटू 2 पाई माइनस अल्फा प्लस B2 कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R2 इंटू अल्फा था, ऐसा ये देख लो, ये R2 था और ये R1 था, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर आप कॉमन जो लेना चाह रहे हो ले सकते हो कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन R1 प्लस अल्फा अपॉन R2, ये हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ अब उसमें एक और सवाल है ना कि अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अल्फा 90 डिग्री, तो रेडियन में कितना होगा, π/2, ठीक है, क्योंकि रेडियन में एंगल पुट करना होता है अपन को। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, तो देखो इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और π/2, तो कितना होगा, देखो बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना π/2 अपॉन R1 प्लस अल्फा कितना π/2 इंटू R2। चलो अब देखो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, यहां देखो 2 पाई माइनस π/2, 4 माइनस 1 3 π/2, 3 और ये 2 इसमें इंटू हो जाएगा प्लस π/2 R2। तो आप बताओ π/2 कॉमन ले सकते हैं, यस। तो आप बताना, देख के यहां पर नेट आंसर आ रहा है आपका, यहां पर बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, यहां पर π/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा ये, तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय 8 इंटू 3/R1 प्लस 1/R2। दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर, है ना।
तो इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल क्या है यहां पर। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो देखो ध्यान से। दो आइडेंटिकल लूप्स हैं P और Q, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, आर लाइंग इज इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर। देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये कॉइल है, और एक आपका वर्टिकल प्लेन पे कॉइल है। वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, लेकिन दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है, और दोनों का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the net magnetic field at the common center of the two coils if they carry current equal to 3 ampere and 4 ampere respectively। तो 3 एम्पियर किस में है? लूप P में, ये लिखा ही हुआ है यहां पर, और लूप Q में कितना है? 4 एम्पियर। ठीक है, अब अपन को नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बताना है डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तुम बताओ इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं ऐसे करूं, ये देखो ऐसा प्लेन है, ऐसा, तो आप बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, ये बी पी मान लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल पी। ठीक है, अब देखो इसके कारण कितना होगा, देखो ऐसा है ये, ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कहां होगा? इस तरफ, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा B ड्यू टू Q। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा ना अपन को। ठीक है, पहले काम करते हैं, ये BP और BQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ देखो ध्यान से, पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I बाय R होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ठीक है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल P, ड्यू टू कॉइल P कितना होगा? BP इज इक्वल टू व्हाट? आप बताओ, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I कितना है यहां पर? कॉइल P में I कितना है? 3 एम्पियर, और रेडियस कितना है दोनों का? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, क्लियर? चलो ये हो गया आपका इतना टेस्ला, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अभी, इसको बाद में करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, ये हो गया BP की वैल्यू। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Q, ये कितना होगा? B ड्यू टू Q म्यू नॉट अपॉन 2, करंट कितना है उसमें? 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर अपॉन रेडियस तो वही होगा 5 इंटू 10 की पावर -2, इतना टेस्ला। ठीक है, अब बताओ, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो नेट मिलेगा वो पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, सिंस नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अंडर रूट ऑफ BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिलता है? पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अंडर रूट ऑफ, एक बात बताओ, यहां पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा स्मार्टली करना, ये देखो 3, चलो पहले यहां देख लो, म्यू नॉट अपॉन 2
इंटू 3/5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर प्लस μ0/2 इंटू 4/5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब देखो जो कॉमन है μ0/2 और अपॉन का 5 इंटू 10⁻⁻² दोनों में है ना, जब वो कॉमन लोगे, ठीक है, तो आपका μ0/2 इंटू 5 10⁻⁻²। ये काम करो, एक और स्टेप कर देता हूं मैं। आप ये बताओ, यहां पर μ0 अपॉन ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस μ0 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, ये हो गया μ0 अपॉन 10⁻⁻1, ये भी μ0 अपॉन 10⁻⁻1, 1 -2 इज -1। ठीक है, तो ये कॉमन आएगा और जब रूट के बाहर आएगा ना तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका आंसरिंग करूं तो कहां पर करूं मैं, चलो नेक्स्ट पे भी चलते हैं। देखो बी नेट इक्वल टू μ0 अपॉन 10⁻⁻1 बाहर आ गया और रूट के अंदर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप बताओ, ये होता है 4π इंटू 10⁻⁻1 सॉरी -7 अपॉन 10⁻⁻1, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25 रूट 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 20π इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो और अगर कैलकुलेशन करनी है तो 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 और ये 10 इसमें दे दो, 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? ठीक है, अब अपन को डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायग्राम पे आओ वापस। मान लो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं यहां होगा, इनके बीच में ही होगा। तो सपोज करो उसने बेस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है, तो मुझे डायरेक्शन बताना है, मतलब किसी के रेफरेंस में एंगल बताना है उसका। तो ये बताओ tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना होगा बीपी, और बेस क्या होगा BQ, तो tan थीटा होगा BP अपॉन BQ, होगा ऐसा? ठीक है, तो ये देखो, लेट थीटा बी द एंगल विथ BQ, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BP अपॉन BQ, है ना? डायग्राम देखो, आपका BP अपॉन BQ। ठीक है, अब बताओ BP की वैल्यू कितनी है। देखो ये बताओ, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका μ0/2 कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल, सिर्फ 3/4 बचेगा ना। ठीक है, ये देखो, ये हो जाएगा आपका 3/4 डिवाइड करने के बाद, है कि नहीं? तो अब देखो यहां पर tan थीटा इक्वल टू 3/4, और 3/4 जो होता है ना थीटा, वो 37 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री के आसपास ये वैल्यू। तो इतने एंगल पे होगा, कहां से, BQ से, वो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब इसका एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन है भाई। इस पूरे
पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में और पार्ट 2 मिला के इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, आपको यहां पर मिलेंगे, है ना, विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कहानी है। 7th क्वेश्चन में बोलता है अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, ये दिया हुआ है 300 टर्न्स पर मीटर, मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, is carrying a current of 5 ampere, the length of solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter. solenoid का रेडियस जो है हर टर्न का वो है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द solenoid, तो बताओ solenoid के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, आप ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड ये होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये जो एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 300 टर्न्स इंटू आई 5, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 3 जा 15, 15 4 जा आपका 60, और ये 3 0 और ये पाई 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो, अ कॉइल रैप्ड अराउंड अ टोरॉइड हैज इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉइल है जो रैप्ड है अराउंड अ टोरॉइड, हैज इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द वायर रैपिंग मेक्स 800 टर्न्स and carries a current of 12 ampere. ठीक है, what are the maximum and minimum value of magnetic field within the toroid, है ना। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर क्या कहानी है। ठीक है, देखो इसमें अपन को मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पर 2 रेडियस आपको गिवन है ना, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, तो एक काम करो, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड जो होता है ना, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये। तो यहां पर ये बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे मिलेगा। टोटल टर्न्स कितना है यहां पर, कहां गया, यस 800 टर्न्स, तो टोटल टर्न्स को n मान लेते हैं अपॉन, अब ये बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो टोरॉइड की जो लेंथ होगी वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को सरकमफेरेंस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा ना अपन को। ठीक है, तो ये बताओ, इसको मैं 2 पाई r से डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, अब जरा यहां पर रखो ये B इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई r इंटू आई ना। अब देखो यहां पर अगर आपका रेडियस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ना, और अगर रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो रेडियस मिनिमम वाला यूज करूंगा ना मैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम चाहिए तो रेडियस मैक्सिमम वाला यूज करूंगा मैं। तो आप बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर, तो यहां पर रेडियस इनर वाला रखूंगा, इनर वाला, क्योंकि इनर रेडियस कम है। तो कितना इनर रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो यहां पर म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 800 अपॉन 2 पाई इंटू आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर
-2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। आओ देखो, ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, पहले तो ये काम करो, 20 कैंसिल हो गया आपका, ये 40। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर बी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और इंटू 40 होल अपॉन ये आपका 2 पाई इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पर 2 पाई कैंसिल 2, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये 0, 10 की पावर -5। तो ये लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर निकालना है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई इंटू कौन सा रेडियस लेंगे, मैक्सिमम, मतलब आउटर रेडियस कितना है वो, 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10 की पावर -2 है कि नहीं? ठीक है, अच्छा यहां पर अपने करंट की वैल्यू यूज की है क्या, 12 एम्पियर करंट यूज नहीं किया अपन ने। यहां पर इंटू 12 भी होगा, यहां पर इंटू 12 भी होगा, इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा, 8 12 ज़ा 96, तो 96 करोगे इसको आप लोग, दिस 96। ठीक है, तो ये आंसर है उसका। नाउ यहां पर भी देखो n इंटू करंट कितना है, सेम करंट है 12 एम्पियर। चलो अब देखो यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की वैल्यू 800 इंटू 12 अपॉन 2 पाई इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2, ये कैंसिल 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 2 इंटू 10 की पावर -5, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 25 बचा हुआ है सिर्फ, ये आपका 4। अब बताओ कितना हो जाएगा, 12 यहां पर देखो 12 इंटू 8 96, 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 96 इंटू 4 190, 96 इंटू 4 कितना हो गया आपका 192, 192 का डबल कितना हो जाएगा, तो 190 का डबल 380, 384। ठीक है, तो 384 इंटू 2, तो 384 इंटू 2, तो 80 का डबल 760, 768। ठीक है, तो 768 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये हो जाएगा आपका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस आप मिनिमम यूज करना, और अगर कोई बोले मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस आपका मैक्सिमम यूज करना, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है सवाल, देखो, अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला acting horizontally from south to north. Find the magnitude and direction of magnetic force exerted on the proton. ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसके पास कितनी एनर्जी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। वो प्रोटॉन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रीजन है ना, और ये मान लिया
कि ये नॉर्थ है, सॉरी ये साउथ है और ये नॉर्थ है। क्लियर है? तो साउथ टू नॉर्थ, जैसे मान लो यहां देखो साउथ, ये नॉर्थ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। यहां पर प्रोटॉन फॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप ये बताओ, मुझे बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन। तो आप ये बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ और डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। चलो, तो आप ये बताओ, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V इंटू बी इंटू साइन थीटा, होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ठीक है। तो सॉरी प्रोटॉन है, तो Q कितना हो जाएगा? E इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 1.5, साइन थीटा में थीटा कितना है? 90 डिग्री। चलो, अब यहां पर मुझे पहले निकालना होगा वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, इसको तो लिख लेते हैं F इक्वल टू 1.5 E इंटू वी, E इंटू वी। इसको अभी इक्वेशन 1 देके छोड़ देता हूं मैं। अभी मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कैसे? देखो, आप ये बताओ, जो एनर्जी है प्रोटॉन के पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एक्चुअली में उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये देखो, हाफ mv² इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में करना है तो आप यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का भी इंटू करेंगे। तो इसको नीचे कर देता हूं मैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर? ठीक है। अब यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे, आप ये 2 इंटू करें तो m इंटू वी², 2 5 ज़ा 10 इंटू 10 की पावर, देखो 6 माइनस 19, 10 की पावर हो जाएगा माइनस 13 इंटू 1.6, ठीक है। तो अब देखो यहां पर v² इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू m, सॉरी अपॉन m, और फिर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन m। ये वेलोसिटी आप पुट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना। एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो 1.5 E इंटू वी, और v आपका ये है, ठीक है। फ्रॉम 1 F इज इक्वल टू 1.5 इंटू E इंटू वी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है? माइनस 12 अपॉन m, ठीक। चलो, अब यहां पर कैलकुलेशन है, 1.5 इंटू ई की वैल्यू 1.6, 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब यहां देखो अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन, ये m क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं तो मैं नियर टू रिजल्ट पहुंच सकता हूं मैं। देखो ध्यान से कैसे, आप ये बताओ, 1.67 को मैं नियरली 1.6 मान सकता हूं क्या? इसको कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 10 की पावर 15
है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखना, 1.5 इंटू 1.6, तो एक काम करते हैं, इनका मल्टीप्लाई बताओ, तो 160 और 80 240, तो ये आएगा आपका 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका जब रूट करोगे ना तो 10 की पावर 7 और रूट 10 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, 2.4 रूट 10 इंटू 10 की पावर व्हाट माइनस 12, इतना न्यूटन फोर्स होगा। और अगर मैं रूट 10 की वैल्यू जो कि 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो एक काम करते हैं, इसको 3.1 मान लेते हैं। ठीक है, अपन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहां पर, 2.4 इंटू 3.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 की पावर माइनस 12, तो ये नियरली अपन कितना बोल सकते हैं, 24 इंटू 3, 24 इंटू 31, ये आपका 42217, ये आपका हो जाएगा 447। ठीक है, ओके, तो ये 744 हो गया आपका यहां पर, 744 मतलब 7.44 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन, ये होगा आपका फोर्स की वैल्यू नियर अबाउट। मैंने थोड़े से यहां पर अप्रोक्सीमेशंस किए हैं, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, बट द प्रोसीजर इज दिस, क्लियर? चलो, अब यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, सुनना ध्यान से, आप ये बताओ, ये है आपका, मैंने क्या लिया है, साउथ, ये नॉर्थ लिया है मैंने, ये साउथ, ये नॉर्थ। ठीक है, प्रोटॉन ऐसे फॉल कर रहा है ना? तो आप यहां पर क्या करोगे, उसके लिए F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, अब देखो यहां पर सुनना, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है वो ऐसे फॉल कर रहा है, वो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक, तो V क्रॉस B करना है अपन को, तो V के तरफ अपने फिंगर्स को लाओ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो नीचे लाओ, ऐसे मोड़ो, कहां जा रहा है ये थंब, अंदर की तरफ जा रहा है ये, तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जा रहा है किस तरफ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट। ये नॉर्थ है, तो उसके राइट में क्या होता है, ईस्ट, तो यहां पर डायरेक्शन क्या बोलोगे, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमने यहां पर वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल किया, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B, B के तरफ मूव करो, तो जो थंब होता है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल आंसर। तो एक काम करें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, दिस इज ए बी, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है, अ प्रोटॉन P ट्रैवल एट 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट and in a direction opposite to the current as shown in the figure. Calculate the force which the magnetic field of current exert on the proton. Also specify the direction of the force. अब देखो, ये आपका एक वायर है, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है,
ठीक है, तो आप बताओ ये जो प्रोटॉन मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ये प्रोटॉन इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, है कि नहीं? और अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। तो हमें बताना है कि कितना फोर्स लगेगा उस प्रोटॉन के ऊपर और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर सुनो, आप ये बताओ, ये जो आपका वायर है, ठीक है, इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, ये पहले निकालना होगा, है ना? ठीक है, अब देखो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, और कितने दूरी पे निकालना है 0.2। ठीक है, 4 पाई कैंसिल, 10 की पावर -7, ये पॉइंट हटा, ऊपर 2 10 आ जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू 8, ये कैंसिल 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। ये इतना टेस्ला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, उसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो निकालेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल से। देखो, अपने फिंगर को ऐसे रखो और पॉइंट P पे देखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा क्रॉस फॉर्म में। ठीक है, तो अब बताओ इस चार्ज के ऊपर, मतलब प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स होगा, तो आप बताओ जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो प्रोटॉन मूव कर रहा है उस प्लेन पर, तो ये बताओ ये प्लेन पर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ यहां पर Q मतलब प्रोटॉन का चार्ज, वेलोसिटी गिवन है 10 की पावर 6, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है ये, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर करता हूं मैं, देखो Q की वैल्यू भी लगे हाथ पुट कर देता हूं मैं, E मतलब 1.6, 10 की पावर -19, V का मतलब 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू B मतलब ये निकाला मैंने 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90। चलो अब देखो यहां पर 4 4 16, ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 16 256, और ये 25.6 इंटू 10 की पावर, ये कैंसिल आउट हो गया -19, मतलब इसको लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फोर्स की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो फोर्स की वैल्यू है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखना होगा आपको। तो आप बताओ, सिंस F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो आप बताओ उसके लिए V क्रॉस B देखना होगा कि V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। तो V आपका नीचे की तरफ है, फिंगर्स को नीचे लाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मूव करो, अंदर की तरफ, तो आपका थंब कहां जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो यहां पर फोर्स कहां लगेगा, राइट डायरेक्शन में, इधर लगेगा फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड राइट।
ठीक, क्लियर। चलो, ये हो गया आपका सिंपल सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर has a radius of 1.5 centimeter and has a total turn of 1500 turns. ठीक है, wound on it, it carries a current of 3 ampere. Calculate the magnitude of the axial magnetic field inside the solenoid. तो पहले तो अपन ये वाला निकाल लेते हैं, है ना, magnitude of axial magnetic field inside the solenoid। तो आपको ये पता है ना कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस के अलोंग रहता है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब देखो यहां पर म्यू नॉट तो ठीक है, अभी रुक जाओ, ये जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो टोटल टर्न्स कितने हैं, 1500 हैं, और लेंथ कितना है सोलेनॉइड का, 1.5 मीटर है। तो 1500 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो नंबर ऑफ टर्न्स मिलेगा ना पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1500 को डिवाइड करता हूं 1.5 से इनटू करंट, करंट कितना है, 3 एम्पियर। ठीक, अब देखो यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, ये डेसिमल हट गया तो 0 आ जाएगा, 15 कैंसिल तो 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 इंटू 3, 4 3 12, 12 पाई इंटू 10 की पावर -4, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका, B इक्वल टू 12 पाई 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड सोलेनॉइड, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखो उसमें एक और सवाल है आगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन वेयर टू मूव विथ अ स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड along the axis of this current carrying solenoid, what would be the force experienced by this electron? अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलोंग मूव करेगा तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये सवाल है। तो मेरी बात को सुनो, वो इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, बिकॉज वहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा या 180 होगा। तुम बताओ, अगर मान लो एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इलेक्ट्रॉन भी उसी के अलोंग मूव कर रहा है, एंगल बोलो 0 डिग्री। वहीं अगर ऐसे मूव करेगा, ये भी अलोंग द एक्सिस हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो यहां पर कितना एंगल हुआ, 180 डिग्री। तो चाहे 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0, और फोर्स के फॉर्मूले में साइन इन्वॉल्व रहता है ना, तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो ये देखो, सुनो, ऐसा बोलोगे आप, सिंस इलेक्ट्रॉन move along the axis, that is along field or opposite to field, ठीक है, मतलब लाइक दिस, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे,
ठीक है, तो यहां पर एंगल 180 होगा और यहां पर इनके बीच में कितना होगा, 0 होगा। तो चाहे 180 हो चाहे आपका 0 हो, यहां पर क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव विद द स्पीड ऑफ दिस अलोंग द एक्सिस ऑफ, तो अलोंग द एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट भी हो सकता है, दोनों केसेस में। ठीक है, ठीक है, यहां पर मूव कर रहा है ऑपोजिट फील्ड, देयरफॉर थीटा शुड बी इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। ठीक है, सिंस F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, और क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी तो यहां पर F की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है सवाल, देखो ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 टू द पावर 4 वोल्ट, इतने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करवाया, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, और वो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू 0.04 टेस्ला है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो आपको मालूम है ना इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, तो देखो यहां पर रेडियस बोल दिया उसने निकालने के लिए। आओ तो ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका सर्कुलर पाथ फॉलो होता है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है mv अपॉन qb। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर v की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, बाकी ये q हो जाएगा e, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो एक काम करते हैं, अभी दो इसको इक्वेशन 1, और ये बताओ कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाया, 10 की पावर 4 वोल्ट है कि नहीं, तो कितना एनर्जी गेन करेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर सुनो, आप ये बताओ एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी लिखता हूं मैं, क्या एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना एनर्जी अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन को ही क्या बोल दिया मैंने, एनर्जी, है कि नहीं। चलो अब ये बताओ, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी यहां पर, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू q, यहां पर क्या होगा E, और ये v, तो ये देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2ev अपॉन m, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ev बाय m, है ना। अब देखो ध्यान से यहां पर ये बताओ, देयरफॉर फ्रॉम वन r इक्वल टू m बाय qb, और q को लिख रहा हूं e b, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2ev अपॉन m होगा ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 अपॉन बी रहने दो आप, इस m को अंदर लाओ, m स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये e को अंदर लाओ, e स्क्वायर हो जाएगा, ये m कैंसिल हो गया, ये e कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 अपॉन b की वैल्यू 0.04 अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 10 की पावर -31 इंटू 2 इंटू v कितना 10 की पावर 4 अपॉन e कितना होता है 1.6 10 की पावर -19। ठीक, क्लियर है। चलो
अब बताओ ये कैंसिल, ये आपका 0 0, ये कैंसिल 25। चलो अब देखो रेडियस इक्वल टू 25 अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहां पर ध्यान से ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 91, ये 2 कैंसिल कर दिया 8, 91/8 इंटू 10 की पावर, ये देखो कितना होगा -31 + 19 कितना हो गया 1 और 11 12, यस, तो आपका आएगा -12 और ये 10 की पावर 4, ठीक है, तो आप बताओ 25, 91/8 1, फिर कितना आएगा 1 1 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 और फिर आपका हो गया 1 पॉइंट, उसके बाद 30 मतलब 3 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर। चलो अब बताओ 25 इसका रूट करोगे 10 की पावर -4 और रूट ऑफ 11.3, रूट ऑफ 11.3 इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग। तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा राउंड ऑफ में मान लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, इसको 3.2 मान लें क्या नियरली, तो ये नियरली आंसर देगा 10 की पावर -4, है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ नियरली आंसर देख रहे हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 0 1 17, ठीक है, सॉरी 0 1 16, फिर आपका 4 और ये 6 0 0 8 800, ठीक है, तो 800 मतलब 80 इंटू 10 की पावर -4 मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, मतलब ये बोल सकते हैं 8 मिलीमीटर नियरली। यहां पर बस मैंने लास्ट में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया ताकि जल्दी आंसर आ जाए नियरली, क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिंपल रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सवाल क्या है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.3 टेस्ला with a velocity of this at an angle of 60 degree to the field. Find the radius of helical path taken by the beam. Also find the pitch of helix. That is distance traveled by proton parallel to the magnetic field during one period of rotation. मतलब one period of time में कितना horizontal distance move करेगा उसी को कहते हैं pitch, और वही pitch अपन को निकालना है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, ओके। अब यहां पर डायग्राम देखना, वैसे ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में, लेकिन देखो ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो प्रोटॉन है ना, बीम ऑफ प्रोटॉन, वो इतने वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे एंटर कर रहा है ऐसे, तो जो पाथ होगा ना प्रोटॉन बीम का वो ऐसा हो जाएगा, हेलिक्स शेप होगा, हेलिक्स शेप, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान देना, इधर देखो मुझे निकालना है यहां पर रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, तो ये देखो ये आपका एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो इसका रेडियस बताना है, ये टर्न का रेडियस बताना है अपन को, तो उसका फॉर्मूला होता है, तुम ये बताओ इसका जो सर्कुलर टर्न है, जो टर्निंग आई है वो इसके साइन कंपोनेंट की वजह से आई है, तो ये बताओ ये v वेलोसिटी है, इसका साइन कंपोनेंट क्या होगा v sin 60, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवरिंग हो रही है ना वो इसके कॉस कंपोनेंट से हो रही है v cos 60, ठीक। अब बताओ वैसे तो अगर एग्जैक्ट सर्कल होता तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, लेकिन अब यहां पर
कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है टर्न के लिए? ये v साइन 60 रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हो जाएगा m इंटू वी साइन 60 अपॉन क्यू बी, है ना। तो जब भी हेलिकल कॉइल होता है ना, वहां पर ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो में कि अगर हेलिक्स शेप होगा आपका तो वहां पर हर टर्न का जो रेडियस है वो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी से मिलता है अपन को। ठीक है, अब बताओ यहां पर एम वी बाई क्यू बी, मास कितना होगा प्रोटॉन का? 1.67 10 की पावर माइनस 27। वेलोसिटी कितना? 4 इंटू 10 की पावर वॉट 5 इंटू साइन 60 रूट 3/2 होल अपॉन क्यू बी 1.6 10 की पावर माइनस 19 प्रोटॉन का चार्ज, और बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। चलो अब देखो यहां पर ये 2 कैंसिल, यहां पर आपका देखो ये पॉइंट मिलके ये पॉइंट कैंसिल, फिर ये आपका 8। अब बताओ 167, ठीक है, इंटू यहां पर देखो रूट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 27 10 की पावर 5 10 की पावर माइनस 22 अपॉन 8 3 जा 24 इंटू 10 की पावर, ये देखो कितना आएगा, सॉरी अभी तो माइनस 19 लिख दो यहां पर। अब बताओ 167 इंटू रूट 3 अपॉन 24 ये करना पड़ेगा, और 10 की पावर कितना होगा -3। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका इंटू कैलकुलेटर से कर लेता हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर है आपका 167 इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 289.24 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ रहा है 12.05। तो ये आएगा आपका 12.05 इंटू 10 की पावर -22 प्लस 19 इज -3। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.205 इंटू 10 की पावर, या इसी को ही अगर आप चाहें ना तो यहां पर देखो इसी को ही आप लिख सकते हैं 12.05 मिलीमीटर, मतलब इतना रेडियस होगा। ठीक है, वो जब फॉल होगा आपका, सॉरी वो जो आपका हेलिकल पाथ है उसका रेडियस। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक और चीज निकालनी है अपन को, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स मतलब वो डिस्टेंस कवर्ड जो एक रिवॉल्यूशन टाइम में कंप्लीट किया गया है। मतलब जब हेलिकल पाथ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा उस टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा ये बताना है अपन को। यहां पर देखो, यहां से लेके ये आपका हो गया एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसा करके ऐसा, है ना, तो ये आपका एक रिवॉल्यूशन, तो ये होगा आपका पिच। तो ये पिच हमें निकालना है। तो ये देखो पिच जो होता है ना उसको मैंने x मान लिया, और वो होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कौन सा इन्वॉल्व होगा यहां पर v cos 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें v cos 60 होगा आपका, ये हो गया आपका क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कौन सा लेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो यहां पर v की वैल्यू अपन को मालूम है कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और टाइम पीरियड मालूम कितना होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास पुट करना होगा अपन को, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज में लेके, यहां पर कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो 4 इंटू 10 की पावर 5 पाई m बाई क्यू बी, तो यहां पर पिच होगा
4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू पाई एम बाय क्यूबी। अब देखो 4 इंटू 10 टू द पावर 5, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन आपका होगा 1.67 10 की पावर -27 अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -19, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.3। चलो अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा ये, तो 4 इंटू दिस, एक काम करते हैं अपन पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 0.3, 43.69, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43.69 इंटू, अब देखते हैं 10 की पावर, ये देखो 5 -27 -22, ठीक है, अपॉन 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 43.69 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 43.69 मिलीमीटर, ये हो जाएगा इतना पिच। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। तो एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन नंबर 14 में, अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ohm per meter is used to wind a 400 turn solenoid। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 400 टर्न्स हैं, ठीक है। और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? 0.01 ohm पर मीटर, ये पर मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या है? जो हर टर्न है ना उसका रेडियस है ये, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर क्या है? सोलिनॉइड की लेंथ है ये, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलिनॉइड would produce a magnetic field of 10 to the power -2 टेस्ला near the center of solenoid। कितना ईएमएफ का बैटरी लगाएं ताकि वो करंट दे और यहां पर इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो नियर द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड में। तो पहले मैं अपने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। आओ देखो, आप ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप बताओ, इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है। करंट को लिख सकते हैं क्या? ई बाय आर, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर ईएमएफ निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एन गिवन है, एल गिवन है, आर गिवन है, लेकिन ये आर क्या है? पर यूनिट, मतलब पर मीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 0.01। तो अपन को कितना लेंथ है उस वायर का वो पहले निकालना होगा। तो आप ये बताओ, सुनो, ये जो आपका रेजिस्टेंस गिवन है ना 0.01 ओम, ये आपका कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, ये पर मीटर का रेजिस्टेंस है। तो पहले ये निकालना होगा कि सारे टर्न्स मिला के कितना लंबा वो वायर होगा सोलिनॉइड का, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने टर्न्स हैं? 400 टर्न है, और हर टर्न में कितना लेंथ होगा वायर का? सरकमफरेंस के बराबर। तो आप बताओ टोटल लेंथ ऑफ वायर, यहां देखो, इसको होल्ड करो अभी। सिंस टोटल लेंथ ऑफ वायर
ये जो L है ना, ये L सोलेनॉइड का लेंथ है, हम लेके निकाल रहे हैं वायर का लेंथ। मतलब वो जो हेलिकल कॉइल है उसको खोल के स्ट्रेच करें, उसकी लंबाई निकालने की बात कर रहा हूं मैं, वायर की लेंथ। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, एक टर्न में लेंथ कितना होगा वायर का, सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर इंटू ऐसे कितने टर्न्स है, 400 है कि नहीं। आप ये देखो, ये ऐसे 400 टर्न्स हैं एंड सो ऑन। तो आप बताओ हर टर्न में कितना होगा आपका लेंथ, सरकमफरेंस के बराबर, ऐसे 400 टर्न्स हैं तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, तो ये मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ वायर, है ना। अब बताओ यहां पर देखो ध्यान से, 2 इंटू 400 ये हो गया आपका कितना, 800 पाई, और रेडियस कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 8 पाई, ये देखो ये कैंसिल हो गया, 8 पाई मीटर, ये टोटल लेंथ हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.01 ओम है, तो इतने मीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, इंटू कर देंगे। तो देखो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 पाई इंटू वॉट, 0.01, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा 0.08 पाई, इतना ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो आर है वो यहां पर पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम वन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, तो ये देखो एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो, बी कितना गिवन है, 10 की पावर -2, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना है, 400 इंटू अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना है, 20 सेंटीमीटर, इंटू यहां पर ईएमएफ निकालना है और रेजिस्टेंस कितना है, 0.08। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, 0.08 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 2 कैंसिल 10। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ये आपका 0 भी कैंसिल। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा, ये 2 इंटू 40 80। ठीक है, देखो 2 इंटू 40 80 ई, ओके, इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -2, और यहां से 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये भी कैंसिल, 10, ओके, और ये 10 की पावर -2 एज इट इज। अब बताओ यहां पर कैलकुलेशन करना है अपन को, 10 की पावर -6 और 10 की पावर +7, तो हो गया 10 की पावर 1, और ये 10 कैंसिल। तो यहां पर कैलकुलेशन करने से आंसर जो आएगा वो आएगा E = 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट वहां पर अप्लाई करोगे तो आपका जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर कौन सा कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इतना। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। चलो अब देखें यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो 15th क्वेश्चन में देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर्कुलेट इन अ पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, सर्कुलेट इन अ पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड
and the number of revolution made by the electron per second. सुनना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इतनी एनर्जी है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और उसका रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो बताओ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट रहेगा और कितना चक्कर लगा रहा है पर सेकेंड. मतलब मुझे क्या निकालना है यहां पर, मुझे निकालना है यहां पर फ्रीक्वेंसी ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपन को, ठीक है. आओ ये देखो, ये देखो ध्यान से, आप बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv बाई क्यू बी. मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी ऊपर करो, mv अपॉन क्यू आर, ठीक है. अब देखो यहां पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले v निकालना पड़ेगा. एक काम करो, रुक जाओ, अभी इसको 1 दे दो. अब बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, इतना. तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको इंटू करो 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये जूल में हो जाएगा, ठीक है. अब बताओ 2 का इंटू वी स्क्वायर, 2 का इंटू 200, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन मास, ठीक. तो यहां पर देखो ध्यान से, v की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर इसमें एक काम करो, v स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी v इक्वल टू सीधे अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन m. ये v की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 1. यहां पर देखो, यहां पर b इज इक्वल टू m अपॉन q, q यहां पर e है, r अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू. तो 200, एक काम करें, ये भी हमारा e होता है ना, ये इसको e बोलते हैं हम लोग, इसको अभी e रहने दो, m. अब देखो m और e को अंदर लेके जाओ, तो 1 अपॉन r अंडर रूट ऑफ व्हाट, m स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर इंटू 200 e अपॉन m. तो ये आपका e कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल हो गया. अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1, 10 की पावर माइनस 31 इंटू 200 अपॉन e. e की वैल्यू कितनी होती है 1.6, सॉरी 10 की पावर माइनस 19, ठीक है. अब देखो यहां पर ध्यान से, ये 10 की पावर माइनस 1 ऊपर गया, 10 की पावर 1, ठीक. चलो अब देखो यहां पर रूट में 9.1, ये आपका पॉइंट कैंसिल, ये आपका 200 और ये 28, ठीक. तो अब बताओ 91/8 कितना होगा, 91/8, ये वैसे हो गया आपका 91/8, 11.375. उसका रूट करते हैं, रूट ऑफ 11.375, 3.37, ये होगा आपका, ये देखो हाँ. अब देखना ध्यान से, यहां पर मैंने इसको डिवाइड किया था, तो अब देखो मैं सीधे रूट कर रहा हूं, 91/8 जो आया था उसका रूट करने पे जो आएगा वो आएगा 3.375, ठीक है, इनटू, अब देखो यहां पर 10 की पावर ये हो जाएगा कितना आपके पास -29, -29 और ये आपका +19 हो गया कितना आपके पास -5. कैसे बोला मैंने ये आपको -5,
देखो यहां पर ध्यान से, -31 और 2 -29 और 29 -29 प्लस 19 इज -10 और -10 का जब रूट होगा तो -5 हो जाएगा। मैंने एक साथ कैलकुलेशन कर दिया यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर 3.375 को क्या मैं 3.34 बोल सकता हूं, सॉरी 3.375 को 3.4 बोल सकता हूं क्या मैं, हाँ, इंटू 10 की पावर 1 10 की पावर -5 10 की पावर -4, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मतलब इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पहले से मौजूद रहेगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपको थोड़ा ध्यान से रख के करना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पर अपन को निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी, आओ निकालते हैं। देखो ध्यान से यहां पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये होता है टाइम पीरियड का उल्टा, दैट इज 1/t, और टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो इसका उल्टा कर दो तो qb/2πm। अब फिर से वो कैलकुलेशन चलो करते हैं। q क्या होगा, EB/2πm, ठीक है। अब देखो यहां पर E मतलब 1.6 10 की पावर -19, B मैंने अभी निकाला, कितना निकाला B, 3.4 10 की पावर -4, अपॉन 2πm, 2 इंटू 3.14 इंटू m, ठीक है। और m क्या है आपका वहां पर, ये m होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चलो अब यहां पर कैलकुलेशन है सिर्फ, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटा दो, ये हट गया आपका, ठीक है। अब बताओ ये 2 8 है ना, 8 4 32, 2 3 24 और 3 20 इंटू 10 की पावर -19 और -4 -23 अपॉन 314 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो 272 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 9.1 0.095, तो ये आ रहा है 0.095 इंटू 10 की पावर, ठीक है। कितना आपका यहाँ पर -23 प्लस 31 738, तो आप पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे तो 9.5 10 की पावर 10 की पावर 6, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन टिपिकल्स है, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। चलो तो एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो तो बस यहां पर अपना ये टॉपिक, मतलब ये पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कवर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और टॉपिक्स के जो क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल ऐसी वीडियो को देखने के लिए सिंपल आपको magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया मान लो फिजिक्स, जैसे क्लिक करोगे वॉच नाउ पे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, फिर जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो सामने आ जाएगा, सिंपल। तो बस अंत में ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो अगर आपको, तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।